guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is all about mistakes which I made in class 11th and 12th जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी छोटी मिस्टेक्स लगेगी बट नहीं, छोटी मिस्टेक्स है ये, काफ़ी इरिटेट कर देती है। जब आपका 12th ख़त्म होने को आता है तब आपको इतनी चीड़ मचती है सारी मिस्टेक्स से। सो वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अभी जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसका फर्स्ट जो मिस्टेक है जो सब बच्चे करते हैं, जो मैंने भी की है बाय द वे गाइस। ये सारी मिस्टेक्स ऐसी है जो मैंने ही की है, मतलब और करते होंगे बट मैंने तो ये सारी की ही है। सो पहली 10th में साइंस और मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए। ऐसा मत सोचना कि तुम इंजीनियरिंग के लिए बने हो, तुम नीट के लिए बने हो, तुम डॉक्टर बने। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो वो चीज़ अलग है, बट तुमने बस ऐसा सोचा कि भाई मेरे तो मैथ्स में अच्छे हैं, मेरे तो साइंस में अच्छे हैं 10th में, क्योंकि मेरे अच्छे थे काफ़ी। सो मुझे तो लगा कि भाई मैं तो साइंस के लिए ही बनी हूँ और साइंस में भी मैं मैथ्स के लिए ही बनी हूँ। सो प्लीज़ वो मिस्टेक मत करना, क्योंकि दोनों की पढ़ाई काफ़ी अलग होती है। जो 10th में तुम्हें पढ़ रहे होगे उसका इतू सा आएगा 11th और 12th में, बाकी सब अलग आएगा, ठीक है। सो वो तो ऐसे सोचना ही मत। तुम ऐसे सोच सकते हो कि भाई मुझे पसंद है वो फील्ड, मुझे जाना है उस फील्ड में, इसलिए मुझे 11th 12th करना पड़ेगा मैथ्स में, या फिर अगर तुम्हें डॉक्टर में उसकी लाइन में जाना है तो तुम्हें बायो करना पड़ेगा। सो ऐसा सोच के तुम कर सकते हो, तो चलो वो ठीक भी है। सेकेंड मिस्टेक इज़, ये सबसे बेकार चीज़ मैंने जो सिलेक्ट की थी वो है कि भाई ऑनलाइन कोचिंग, अगर कोई एक नाम का कोचिंग है जो बहुत अच्छा है ऑनलाइन में, तो तुम उसके ऑफलाइन में जाओगे तो ऑफलाइन में भी तुम्हें सेम क्वालिटी मिलेगी? नो नो, बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। मतलब मैं सब जगह की तो बात नहीं कर सकती, सब स्टेट की, सब सिटी की को बात नहीं कर सकती, मैं मेरी सिटी की बात कर रही हूँ। और मत चूज़ करना। ऑनलाइन अगर अच्छा होता है तो मैं ऑनलाइन की, तो वो जो मैं जिस कोचिंग की बात कर रही हूँ वो ऑनलाइन में बहुत अच्छा है, और वो बहुत, मतलब मैं एक मिस्टेक नहीं निकाल सकती उसमें से। बट ऑफलाइन में पर्टिकुलरली इन माई सिटी इट्स नॉट गुड, इट्स एकदम नीचे। वो पूरी एनसीईआरटी भी नहीं कराते यार, मैं तुम्हें दिखाऊंगी आगे। सो प्लीज़ वो चीज़ तो करना ही मत। पहले ही बता देती हूँ कि तुम्हारे कोई दोस्त जो वहाँ पे पढ़ता है, देखो तुम अगर वहाँ पे जाओगे और तुम वहाँ पे पूछोगे कि आपका कैसा पढ़ाई है, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि भाई अच्छी पढ़ाई है। अभी तुम वहाँ से नीचे उतरे, तुम्हें कोई बच्चा दिख गया पढ़ाई करने वाला, तुम उससे पूछोगे, वो तुम्हें जानता नहीं है, वो क्यों उसकी कोचिंग की बुराई करेगा? वो अच्छा ही बोलेगा। तुम ऐसे किसी दोस्त से पूछो जो वहाँ पे पढ़ता है, जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो वो तुम्हें रियलिटी चेक देगा। क्योंकि देखो, अगर मुझे तो कोई पूछे ना और मैं वहाँ से ऐसे निकलती हूँ और मुझे कोई पूछे, तो मैं तो बोल दूँ कि बेकार है, मत आना, मैंने गलती की आके, मैं तो बोल ही दूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने तो इतनी शिद्दत से पढ़ाई की कि भाई सब कोचिंग का ही फॉल्ट है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप अगर ऑनलाइन देखा है आपने तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऑफलाइन भी ऐसा ही होगा। ऑनलाइन में हर एक में अलग अलग टीचर मिलते हैं, ऑर्गेनिक में अलग, इनऑर्गेनिक में अलग, फिजिकल में अलग, सब में अलग अलग टीचर होते हैं। इधर एक ही टीचर सब पढ़ा रहा होता है, उसमें भी वो ढंग का नहीं पढ़ा रहा होता है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक। ओके, सो अभी कोचिंग की बात चली रही है कि कोचिंग कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। सो मैं उसका थोड़ा बता देती हूँ। हमारे होते हैं 3 टाइप के टेस्ट, या 3 या 4। पहले AITS, CT टेस्ट, माइलस्टोन्स, और उसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट जो हमारे कोचिंग में लिए जाते थे एकदम फालतू के। तो उसमें क्या होता था कि हमारा जो माइलस्टोन होता था, मतलब हमारे 11th में माइलस्टोन ही लिए गए। पर उसके बाद ऐसा होता है कि भाई सिटी का वो रैंकिंग होता है ना कि भाई इस पर्टिकुलर सिटी में, अभी लेट्स से सूरत, मैं सूरत में नहीं रहती हूँ, जिससे एग्जांपल ले रही हूँ, तो सूरत का रैंकिंग जो है उस कोचिंग के पर्टिकुलर उसमें, तो वो ऊपर है। तो मैं जिसमें पढ़ती हूँ, मैं जिस सिटी में पढ़ती हूँ, तो उसको उसका ऊपर लाना है। तो वो क्या करेगा, तो उन्होंने कैसे किया कि हमारा पहला माइलस्टोन था, तो पहले माइलस्टोन में जो एयर बैच के बच्चे थे उनके अच्छा है ऑब्वियसली। अभी जो दूसरे सारे बैचेस के थे, मतलब उसमें 102, 103 एंड 101 था। उसमें इतने नहीं, मतलब एवरेज टाइप के, टोटल अगर निकालो तो एवरेज टाइप का है।
सो उन्होंने एक नई चीज़ निकाली कि अब हम तुमको माइलस्टोन के पेपर नहीं देंगे, तुमको सिटी टेस्ट देंगे। सिटी टेस्ट मतलब जब हर संडे माइलस्टोन का पेपर होगा फॉर एयर बैच के बच्चों के लिए, तो हम तुम्हें सिटी टेस्ट देंगे। सिटी टेस्ट में क्या होगा कि जो सर हमें पढ़ाते हैं वही सर हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा बनाएंगे 300 मार्क का जेई का, और लिया जाएगा। अभी हमारे जो फिज़िक्स के सर थे उनको ऐसा था कि भाई मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स अच्छे दिखने चाहिए। सो लेट्स से अगर हमारा संडे को टेस्ट है, हमारा संडे को ही ऑलमोस्ट टेस्ट रहता था, तो हमारा अगर संडे को टेस्ट है तो फ्राइडे को वो एक लेक्चर निकालेंगे, मतलब एक लेक्चर को टॉपिक दे देंगे कि भाई रिवीजन लेक्चर। अभी रिवीजन लेक्चर में वो सारे वो क्वेश्चंस करा देंगे ऑलमोस्ट जो उन्होंने पेपर में ऑलरेडी दिए, बिकॉज ऑब्वियसली उनको थर्सडे या वेडनेसडे को तो पेपर सबमिट करना ही पड़ता होगा ना उनका, तो वो ऐसे क्वेश्चंस हमें करा देंगे जो ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिए हैं, तो हमें पता चल जाएगा। मतलब अगर हम क्वेश्चन देख ले और उसका आंसर रट्टा मार ले तो वही सेम क्वेश्चन विथ वही सेम ऑप्शंस विथ मतलब ABCD का भी चेंज नहीं तुम्हें मिल जाएगा उधर। सो मतलब ये हमारे साथ चल रहा था। एयर बैच को सारी अच्छी क्वालिटी दी जा रही थी, हमको नहीं दी जा रही थी, हमको माइलस्टोन्स भी हमारे कैंसिल कर दिए गए। सीडी टेस्ट में भी ये होता था कि सारे बच्चों को क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से मिल जाता था, और हमारे मैथ्स के सर ऐसे नहीं देते थे कि भाई पहले एक रिवीजन लेक्चर करके दे दिया और उसमें, वो ऐसा नहीं करते थे, बट वो ऐसा बोल देते थे कि मॉड्यूल अच्छे से करना, PYQs अच्छे से कर लेना और 5 साल के PYQs अच्छे से कर लेना, 5 साल के। ठीक है, अभी देखो 5 साल के तुम बोलोगे, अभी ऐसा कोई भी बच्चा ऐसे बुद्धि तो उसमें होगी कि भाई वो 5 साल का रट्टा मार के भी आ सकता है। ठीक है, तो वो ही सारे PYQs देते थे, वो माइलस्टोन में ऐसा नहीं करते थे। माइलस्टोन में बहुत अलग टाइप का अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर आता था, वो उसमें PYQs आते होंगे बट हमें नहीं पता चलता था, क्योंकि वो एक मेन सेंटर से आते थे जो उनको भी नहीं पता होता, जो हमारे जो सर थे उनको भी नहीं पता होगा कि भाई उसमें क्या क्वेश्चन है, और उनको सैटरडे पता चलता था और सैटरडे हमारी कोचिंग नहीं होती थी। ये सारा कुछ चल रहा था। सब्जेक्टिव टेस्ट, तो भाई क्या सब्जेक्टिव टेस्ट थे हमारे। सब्जेक्टिव टेस्ट में था आई गेस 90 मार्क्स का टोटल पेपर निकलता था, बस सब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होते थे, वो भी बहुत कम निकला था। और सब्जेक्टिव टेस्ट तब निकले थे जब हमारे बोर्ड्स आने वाले थे तब। अभी उसमें क्या था कि भाई सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे निकलते थे कि वो मेन फैकल्टीज़ नहीं निकालती थी, वो वाली फैकल्टीज़ निकालती थी जो NCERT मतलब रिप्लेसमेंट में आते थे। मतलब अगर मेन फैकल्टी एब्सेंट हुई तो वो फैकल्टी आएगी और हमें बस NCERT के सम्स करवाएगी, वो पहली बात। वो पेपर निकालते थे। अभी वो इतना इजी पेपर, मैं कुछ पढ़ के ना जाऊँ ना तो भी मुझे वो ऑलमोस्ट पूरा पेपर आ जाता था। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पेपर देखने की, मतलब वो लोग हमें बोलेंगे कि भाई तुम्हारा पेपर चेक हो गया है, अभी तुम्हें रिसेप्शन में से पेपर लेना हो तो लो, ना लेना हो तो मत लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम वहाँ पे रख देंगे, हम सामने से देने नहीं आएंगे, हम सामने से पेपर दे के नहीं कहेंगे कि भाई इसके कम है इसके ज़्यादा है, नहीं करेंगे। तुम्हें रिसेप्शन में से लेना हो तो लो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, हमने बस पेपर ले लिया, हमारी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। उनका ऐसा था। जो आई गेस 1 महीने पहले हमारे बोर्ड्स के ऐसे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हुए थे, तो उसमें ऐसा ही चल रहा था कि भाई उन्होंने पेपर ले लिया, उनकी ऐसे ख़त्म, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। और पेपर भी एक्चुअली में इतने ईजी थे कि क्योंकि मैंने देखे हैं कि भाई मैंने नहीं किया इस दिन और उसके अगले दिन मेरा पेपर है, उसके अगले दिन अगर मेरा पेपर है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ नहीं आनी चाहिए, मुझे ऑलमोस्ट सारी आती थी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना ईजी, इतना इररिलेवेंट निकालते थे वो लोग कि भाई ये तो पता ही है कि ये तो क्वेश्चन नहीं ही आने वाला है बोर्ड्स में जेई का तो छोड़ ही दो, तो भी वो लोग पूछ रहे हैं। मतलब ये सारी बहुत, अभी तो आगे मैं सारे PDF और वो सब भी दिखाऊंगी। ये सारी चीज़ें चल रही थी। प्लीज़ ट्राई टू पहले थोड़ा रिसर्च मारो, ऐसा जल्दी मत करो कि भाई मेरा तो मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, मुझे तो अप्रैल में से कोचिंग ज्वाइन करनी है। नहीं, थोड़ा 20-25 दिन ऐसे सारे कोचिंग में मैं भी गई थी, बट मैंने बस इतनी मिस्टेक की कि मैंने कोचिंग बिठा के रख दिया था मेरे माइंड में, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि भाई मुझे इसमें ही जाना है। मैं काफ़ी जगह पे घूमी थी पर मैंने सोच ही लिया था कि भाई मैं इसमें ही जाऊंगी, इसलिए मैंने वो ही चूज़ किया। और मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड मिस्टेक,
जो कि है सारे टेस्ट देने जाना। क्योंकि देखो सारे टेस्ट देने क्यों जाना है, मैं 11th में जब हमारे माइलस्टोन्स होते थे, क्योंकि 11th पूरा हमारा माइलस्टोन्स लिया था, अच्छे से लिया था। सो उसमें क्या होता था कि मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि मेरा जब सिलेबस कंप्लीट होगा पूरा तभी मैं देने जाऊंगी, उसके अलावा नहीं जाऊंगी। तो भी मैं जाती थी, ऐसा नहीं है मैंने मिस किए है, बट मैंने काफ़ी दिए भी है पेपर्स, मतलब AITS भी दिए, माइलस्टोन्स भी दिए, वो सारे दिए मैंने। सो ऐसा मत सोचना कि भाई मेरा एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं पेपर देना जाऊँगा या जाऊँगी, उसके पहले मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। अगर तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तुम पेपर दे रहे हो, पेपर में तुम्हारे कम आए, तुम घर पे आके पेपर का एनालिसिस कर रहे हो, उसमें तुम्हें आधे स्टेप्स पता चल जाएंगे, आधे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, यूट्यूब पे से कहीं से भी देख रहे हो, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अगले टेस्ट में अगर तुम्हारा सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो तुम्हारा वो सही ही होने वाला है, अगर तुमने पेपर एनालिसिस अच्छे से की है तो। सो या तो पेपर मतलब अच्छे से देना सारे। उसके अलावा जो चौथी मिस्टेक है वो ऐसी है कि भाई बोर्ड्स के टेस्ट अच्छे से देना, एकदम अच्छे से देना। अभी मैं पहले ही बता देती हूँ, हमारे बहुत ईजी निकलते थे, बट अगर तुम घर पे भी कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम वहाँ पे अगर पेपर देने जाओगे ना, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और तुम्हारी स्पीड और तुम्हारे क्या बोलते हैं राइटिंग्स एंड ऑल, वो सब अच्छा हो जाएगा, वो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा तुम घर पे ही पेपर दे रहे हो, तुम बहुत अच्छे से पेपर दे रहे हो, एकदम ऐसे 3 घंटे प्रॉपर बैठ के दे रहे हो, तो तुम्हारे कोचिंग में अगर अच्छे से पेपर नहीं लिए जा रहे तो तुम मत दो। वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी कोचिंग पे कैसे पेपर होते हैं। बट तुम अगर घर पे भी पेपर नहीं दे रहे हो, तुम घर पे भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे देने जाना चाहिए। एटलीस्ट उसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, मतलब बेसिक के तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे ना, तो कॉन्सेप्ट्स होंगे, तुम्हारा पेपर आएगा, तुम्हारी स्पीड, मतलब तुम्हारा सब अच्छा होगा अगर तुम घर पे कुछ नहीं कर रहे हो। अगर तुम घर पे कर रहे हो तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें कोचिंग में देने जाना तो जाओ, नहीं देने जाना तो मत जाओ। सो ये चौथी मिस्टेक देखो, क्योंकि हुआ ऐसा था मेरे साथ कि मैंने वहाँ पे देना स्टार्ट किया था पेपर, मैंने काफ़ी 5 से 6 पेपर, 4 से 5 लगा लो, क्योंकि मुझे याद नहीं है बिल्कुल। सो मैंने 4 से 5 पेपर तो दिए ही दिए, उससे कम तो नहीं दिए, उससे ज़्यादा दिए होंगे। सो उसमें मुझे बहुत इजी लगते थे, तो बाद में मैंने जाना छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है। अभी मेरा कैसे था, मैं घर पे पढ़ती थी, पर मैंने बहुत लास्ट में प्रैक्टिस की है। मुझे एक्चुअली में स्टार्टिंग से थोड़ा, मतलब अगर मेरा फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई थी बोर्ड की, तो मुझे एटलीस्ट दिसंबर के एंड से सारे पेपर प्रैक्टिस करने स्टार्ट करने चाहिए थे, पर मैंने नहीं किए थे, तो वो मेरी मिस्टेक थी। मैंने एंड में किए थे ऑब्वियसली, बट मैंने स्टार्टिंग में नहीं किए थे। सो अगर आप वैसा कर रहे हो तो इससे अच्छा आप उधर पेपर देने जाओ, बट वो आप पे डिपेंड करता है आप घर पे कैसा पढ़ रहे हो। उसके अलावा हाँ, अभी देखो, अभी ये दूसरी फिर से कोचिंग की बात आ गई कि भाई मैं मेरी गलतियाँ भी बोल ही रही हूँ और आगे भी मैं बोलूँगी, बट ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कोचिंग का सच, ऑफलाइन कोचिंग का। और हमारे जो केमिस्ट्री के 11th और 12th के जो सर थे वो सेम ही थे। अभी उनका एक माइंडसेट था कि भाई ये मैथ्स का सर है, मैथ्स के सर है, ये केमिस्ट्री और ये फिज़िक्स, तो मुझे इसमें फर्स्ट आना है, मतलब मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मुझे तो गोल्ड मेडल मिलेगा, मुझे तो 50,000 ज़्यादा सैलरी मिलेगी। उनका ऐसा था कि भाई मुझे तो ये 2 सर से हर बार 11th में भी और 12th में भी सिलेबस में मुझे पहले कंप्लीट करना है, ताकि मैं आराम से बैठ सकूं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँ और ये लोग पढ़ाते रहे, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट आना है। सो उनका ऐसा था। सो उन्होंने हमें जो 11th की ऑर्गेनिक पढ़ाई थी वो इतनी बेसिक पढ़ाई थी, वो मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोगों ने ये बोला है, ठीक है। अभी जो चमचे होंगे वो नहीं बोलेंगे, बट एक लड़की थी जो हम लोग 12th में गए ना, जब हमारी फिज़िकल कंप्लीट हो गई उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले थे वो लोग। सो वो 101 में थी, अभी 101 में अलग टीचर थे केमिस्ट्री के और हमारे में अलग थे, मतलब फैकल्टीज़ डिफरेंट थी।
सो वो ब्रेक में हमारे क्लास में आती थी, तो उसने बोला था कि 11th में वो सर ने इतना बेसिक सिखाया है, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया ही नहीं है जो हमारे सर बता रहे। और मैंने बोला हाँ ऐसा है ही, मैंने भी देखा है कि उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई है जो उनको सिखानी चाहिए थी। उन्होंने 5-5 लेक्चर में सब कंप्लीट कर दिया था। उसके अलावा मैं और भी बताती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, उन्होंने कैसे सिखाया, क्योंकि वो सारे लास्ट के चैप्टर्स होते थे, तो उनको ऐसा था कि भाई मुझे तो इसमें फर्स्ट आना है, मैं तो सबसे जल्दी कंप्लीट करूँगा। और वो जो दूसरे फैकल्टीज़ होते हैं ना, उनकी इनडायरेक्टली हंसी मजाक में केमिस्ट्री की फैकल्टी पर दूसरे जो होते तो उनकी मजाक भी उड़ाते, क्योंकि उनको तो लगता था मैं ही बेस्ट हूँ, मुझे ही सब आता है। सो उनका ऐसा था कि उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर चलाया था, तो उन्होंने ऐसा बोला अगले दिन जब वो चालू करने वाले थे, उसके अगले दिन, कि भाई तुम NCERT लेके आना और तुम नोट्स की तुम्हारी जो बेसिक बुक होती है वो लेके आना। अभी उन्होंने जब लेक्चर स्टार्ट किया उस पर ऐसा बोला कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस लिखाता हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चंस लिखाऊंगा, देखो व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स, व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स, व्हाट आर ओलिगोसेकेराइड्स। मैं तुम्हें वैसे क्वेश्चंस लिखा दो, और उन्होंने लिखाए भी है ऐसे क्वेश्चंस, और तुम NCERT रीड कर लेना, तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा। सर हमें भी पता है, वो हमें NCERT रीड करनी है, हमें पता है। आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस लिखाता हूँ, अभी मुझे नहीं पता चलेगा कि अगर क्वेश्चंस आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है कि भाई व्हाट आर मोनोसेकेराइड, तो मैं नहीं लिख पाऊँगी अगर मैं मोनोसेकेराइड रीड करूँगी। तो आपने वो क्वेश्चन लिखा है, क्या ही ऐसे काम कर लिया है कि भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो मतलब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं। चलो बायोमोलिक्यूल्स की बात जाने दो, वो थोड़ा ईजी चैप्टर हम मान सकते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने बस NCERT करवाई, NCERT का क्वेश्चंस दिखा दिए, भाई व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स, ये सारे क्वेश्चंस दिखा दिए। देन क्या बोलते हैं उसे, स्टार्च क्या है, देन सेल्यूलोज, वो सब लिखा दिया और ख़त्म करवा दिया चैप्टर। अभी वो चलो छोड़ भी दो, उसके अलावा वो ऐसा तो कुछ अगर उन्होंने 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाया चैप्टर, तो वो तीसरा चौथा लेक्चर ले सकते हैं ना, कि भाई मैं ऐसा करवाऊँगा कि मैं इस लेक्चर में सारे JEE मेंस के PYQs कराऊँगा। उन्होंने नहीं करवाए, उन्होंने बाद में करवाएंगे तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने तब नहीं करवाए थे। देखो ऐसा होता है कि सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे नहीं आएंगे कोचिंग में एक्सेप्ट टेस्ट देने के लिए, तो आप तभी करवा देते। अभी आप ऐसा बोल रहे थे मैंने उसके बाद कराया था, अभी 10 बच्चे बैठे होंगे, 10 बच्चे में आपने करवाया होगा, तो उसमें क्या ही फ़ायदा, आप तभी करवा सकते थे ना। तब आपको ऐसा बताना था कि भाई मैं तो फर्स्ट, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ फर्स्ट। मतलब तुम सोचो, मतलब इतना बेसिक तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हारा तभी चैप्टर खत्म हुआ है तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हो सकते हैं तब, तो तुम उसमें 1 लेक्चर और लेके तुम सारे JEE मेंस के PYQs करा लो बायोमोलिक्यूल्स के, तुमने वो भी नहीं करवाए। अभी उसके अलावा अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात जाने देते हैं, D एंड F ब्लॉक लेते हैं। D एंड F ब्लॉक में सेम, मैं तुम्हें क्वेश्चंस लिखाता हूँ, तुम्हें आंसर खुद समझ में आ जाएगा। तुम्हें मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, उन्होंने 2 लेक्चर में D एंड F ब्लॉक कंप्लीट कर दिया। अभी D एंड F ब्लॉक की तुम 1 शॉट देखोगे ना, तो वो भी 3-4 घंटे के अराउंड होगा। अभी वो 1 शॉट है, ठीक है, वो तुम्हें अगर समझ में नहीं आया, तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम 1 शॉट पे जाओगे, इसलिए तुम्हारा 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। हमने 1 शॉट के लिए पैसे भरे ही थे नहीं ना, तो तुम 2 लेक्चर में, जो मैं लेक्चर का टाइमिंग भी बता देती हूँ। सो D एंड F ब्लॉक उन्होंने 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाए। 1 शॉट की बात अलग है, 1 शॉट में भी तुम्हें समझ में आएगा, पर ये 1 शॉट के लिए थोड़ी हमने लिया। अगर तुमने 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा भी दिया है, चलो ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया मान लेते, तो तुम और 1-2 लेक्चर लेके क्वेश्चंस नहीं करवा सकते, तुमने वो नहीं करवाए। तो उन्होंने 1 लेक्चर लिया था 1 आवर 21 मिनट्स का, और 1 लेक्चर लिया था 1 आवर 16 मिनट्स का, और उन्होंने उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा एक भी लेक्चर नहीं है, उसकी मैं नोट्स बता देती हूँ। तो देखो उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का करवाया है। अभी उसके बाद ये इंट्रोडक्शन है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि देखो ये सारी PDF हर क्लासेस में ऑलमोस्ट सेम ही जाती थी, बस यहाँ पे देखो ये आया, उसके बाद ये सारा बेसिक। अभी मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कितनी कराते हैं। ये उन्होंने क्या बताया था, ये बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है।
अभी उन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन करा है, देख सकते हो इधर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ CO2+, बराबर। ये तो तुम्हें JEE मेंस में आएगा नहीं। अभी उसके बाद यहाँ पे ये उनको है ना टिक करने की बहुत आदत है, वो बस ऐसे टिक करेंगे हर पेज को ताकि लगे बच्चों को कि भाई ये तो हर पेज चलाया, ये हर पेज सिखाया, पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी उसके बाद उन्होंने 3D सीरीज़ करा है, उसके बाद ये पूरा खाली है, एटॉमिक रेडियस ऑफ AG इज क्लोजेस्ट टू, तो बस ये लिखा दिया है। देन ये यहाँ पे देखो ये करा है, अभी ये क्वेश्चन करवाया है, अभी मैं आगे दिखाऊंगी। सारे जो PYQs है ना, वो PYQs तो कराती ही नहीं है भाई सर, ये जो PYQ है वो कराया नहीं है सर ने। उसके अलावा बाद में ये सारे सर्कल्स दिए, ये सारा खाली पड़ा है। जो NCERT है वो तो हम भी कर सकते हैं सर, वो हम भी रीड कर सकते हैं सर से। देन उन्होंने ये एक क्वेश्चन कराया, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल्स इज। सो ये करा है, ये जो टेबल है ना, ये वाला जो टेबल है वो NCERT में भी है, तो वो हमें भी पता है कि हमें करना पड़ता है, बट वो हाँ चलो वो भी जाने देते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट का करा है, तो उनको ईजी चीज़ें करवाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर उनको कुछ ईजी दिख गया, अभी उन्होंने सोल्यूशंस में गए 14 से 15 लेक्चर है, मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगी वो भी। सो यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट का सिखाया है। उसके बाद ये चल रहा है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रेंड्स, ये सारा पेज खाली खाली। तो मतलब तुम लेके ही क्यों आते हो अगर तुम्हें पढ़ाना नहीं है? तुम PDF बस तुम्हारी उठा के पूरी लेके आते हो बस दिखाने के लिए कि भाई मैंने तो पढ़ाया है, तुमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। बाद में बस ये क्वेश्चन आंसर टाइप का कुछ करवाया है उन्होंने, ये सारा कुछ खाली, सारा मतलब इतना। अभी देखो ये एक क्वेश्चन करवाया है मैग्नेटिक मोमेंट का ही है। उसके बाद PYQs है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं कराए, उसके आगे भी आएंगे, इसमें नहीं आएंगे तो दूसरी PDF में आएंगे, पर आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने नहीं करवाए, बस ऐसे दिखाने के लिए ला रहे हैं कि भाई मैं तो इतने क्वेश्चन लाता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा। ये 2021 का PYQ, ये सारे PYQs है 2013, 2009, 2008, ये सारे PYQs उन्होंने नहीं करवाए। उसके अलावा मैं दूसरी PDF भी खोलती हूँ सेकेंड लेक्चर की, ताकि मैं आपको, हाँ सोल्यूशंस में उन्होंने 14 लेक्चर्स लिए। अभी मैं मानती हूँ कि सोल्यूशन बड़ा चैप्टर है, स्टार्टिंग में जोश होता है कि भाई मैं तो इतना अच्छा टीचर हूँ कि मैं तो सब पढ़ाऊँगा, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उसमें तुम 10 ले लेते, इसमें तुम 2 और डाल देते, तुम ज़्यादा अच्छा पढ़ा लेते। ये आई गेस ये, हाँ ये दूसरा आ गया, ये दूसरी PDF है। अभी इसमें उन्होंने ये सारे करवाए। उनको मैंने बोला ना टिक मारने की बहुत, बे यार प्लीज़ इग्नोर द वॉइस, ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं इधर। सो उनको टिक मारने की बहुत आदत है, वो टिक मारेंगे ताकि सबको ऐसा लगेगा कि भाई उन्होंने तो बहुत कुछ पढ़ाया है, सारे पेज में से टिक ही दिखेंगे तुमको। देखो बस ये यहाँ पे 2-3 यहाँ पे अंडरलाइन मार दी और यहाँ पे एक सर्कल मार दिया है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस ब्लैंक, कुछ नहीं करवाए। ये सारे क्वेश्चन उनको बस थियरी से ही मतलब थी, थियरी भी वो पूरी नहीं करवाते थे। ये सारे PYQs नहीं कराए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ गए डायरेक्टली, मतलब इतना करवा के बस उन्होंने डायरेक्टली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स F ब्लॉक में आ गए। उसमें उन्होंने इतना करवाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझाई, बस ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझाया। देन इधर कुछ नहीं, ये सारा कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ नहीं। ये फिर से यहाँ पे सारे टिक मारे, इसमें टिक मारे, ये कुछ ये पता नहीं क्या है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी समझाई है। देखो ये फिर से सारे क्वेश्चंस ब्लैंक, कुछ नहीं करे। और ये PDF कब अपलोड होती है? जब तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया, मतलब जो भी सर ने लिखवाया होगा वो तुम्हें इस PDF में दिखेगा, ठीक है? तो तुम्हें कहीं पे भी दिख रहा है, कोई भी क्वेश्चन समझाया, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी उन्होंने नहीं करवाए। ये सारे PYQs अगर देख लेते हो तो ये भी नहीं करवाए। अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स में चली जाऊँ, थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स उन्होंने 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाए हैं। एक लेक्चर है उनका 1 आवर 23 मिनट्स का और एक लेक्चर है 1 आवर 21 मिनट्स का। बायोमोलिक्यूल्स में ऐसा नहीं बोलूँगी कि भाई ज़्यादा लेक्चर लेने चाहिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा लेक्चर लेने चाहिए थे क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, मुझे अच्छे से आता है तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बट या मैंने खुद से पढ़ाई की है, उन्होंने मुझे कुछ पढ़ाई नहीं कराई है। अभी देखो यहाँ पे मैं फिर से ये पहला नोट्स का है, पहली नोट मतलब पहली PDF है। सो इसमें ये कुछ नहीं करवाया, तो लाते ही क्यों हो सर आप?
देन ये पूरा ये अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो 12th में होंगे उनको समझ में आ गया होगा। सो ये वो ही है, बस उन्होंने बस अलग से एक गूगल पे सर्च करके चिपका दिया इधर। ये सारे एनसीईआरटी के पेजेस हैं, टिक मार के बहुत अच्छा लगता है उनको, तो उन्होंने वो करवाया। ये सारा एनसीईआरटी का ही है। अब ये एनसीईआरटी तो कोई भी करेगा यार, बेसिक से बेसिक जिसको पढ़ना है वो भी करेगा, ठीक है। सो बस ये पहली पीडीएफ इधर ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं दूसरी पीडीएफ निकाल के देती हूँ। हाँ, तो ये दूसरी पीडीएफ है। तो इसमें सारे एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट है। उनका खुद का तो कुछ है ही नहीं, और उनका खुद का लाते भी है तो उसमें से कुछ करवाते तो है नहीं वो। तो ये सारा ये बस सब एनसीईआरटी का है, उसमें से भी कुछ करवाया नहीं है, ये सब खाली है, सब खाली है। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे ये देख के कि क्या ही करवाया उन्होंने 2 साल में। बस यहाँ पे ये टिक मार दी है, एंजाइम सोर्स, ये रिएक्शन, ये सब उन्होंने टिक मार दिया है ताकि हमको लगे कि भाई हाँ बहुत पढ़ाई करा ली। देन बस यहाँ पे ये सारा, यहाँ पे ये फिर से एनसीईआरटी के सारे स्क्रीनशॉट्स। ये फिर से कुछ नहीं, डीएनए और आरएनए भी बस टिक की करवाया है, बस देखो, दूसरा कुछ नहीं है। सो ये सारा कुछ चल रहा था। और ये तो जस्ट मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया है क्योंकि मुझे इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, तो बट इतना सब चल रहा था। देखो, मैं फिज़िक्स के सर की कुछ बुराई करना नहीं चाहूँगी, बस उतना ही था कि वो पेपर बता देते थे ऑलमोस्ट, ताकि उनके सब्जेक्ट में सबके अच्छे मार्क्स सीखे। बाकी उन्होंने अच्छे से करवाया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि उन्होंने जेईई की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, बट उन्होंने बोर्ड लेवल तक की तो अच्छे से करा दी थी। तो मतलब वो तो मैं उनका कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। मैथ्स के सर करवाते थे सब। 11th की जो फैकल्टी जो डिफरेंट थी वो बहुत अच्छे सर थे, बट जो 12th में थे वो भी अच्छे थे, उन्होंने करवाया था सब। बट ये सीडी टेस्ट और वो सब, क्योंकि वो हेड थे, जो जेईई के हेड थे, तो उनका ही शायद ये सब उन्होंने ही सोचा होगा कि भाई सीटी टेस्ट लेते, ये नहीं लेते। सो ये सब उनका ही डिसीजन होगा। सो बस उसमें वही है। बट केमिस्ट्री के सर की तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और एक लड़की और भी थी जो मेरी फ्रेंड थी, जो 103 में पढ़ती थी, तो उसने ऐसा बोला था कि मैं उनसे पढ़ती ही नहीं हूँ, वो सर से पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे से पढ़ती हूँ, या मैं वन शॉट देखती हूँ, या फिर मैं दूसरी फैकल्टी जो इधर केमिस्ट्री की होती है मैं उनसे पढ़ती हूँ। क्योंकि एक्चुअली में उनका कुछ, अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने ऐसा स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कोई भी डाउट हो, बेसिक से बेसिक डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हमारे क्लास में 80 स्टूडेंट्स थे, मेरे पर्टिकुलर 102 बैच में 80 स्टूडेंट्स थे। सो ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जिनको बेसिक से बेसिक नहीं समझ में आता होगा, और क्यों आए, नहीं आ रहा है भाई, पूछेगा उसने पैसे भरे, तो वो नहीं अगर वो बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो पूछेगा बेसिक सवाल, तो सर हंस देंगे। अभी वो सर की मुझे नहीं बतानी है, मतलब वो रिकॉर्डिंग और वो लेक्चर्स हमारे आते हैं, तो वो नहीं बताने तो मैं नहीं दिखाऊंगी, बट सर हंस देते। तो वो बच्चे अब वो हंसेंगे तो काफ़ी और बच्चे भी हंसेंगे। अभी मैं उसमें बोलूँगी, मैं बिल्कुल नहीं हंसती थी, वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी सर की, कि भाई तुम पहले बोल रहे हो कि तुम बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, अगर कोई बच्चा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम खुद हंस रहे हो कि इतना बेसिक नहीं आता, इतना बेसिक नहीं आता। ऐसा बोला भी है उन्होंने कि भाई क्या ही करोगे, दूसरी बैच में जाके बैठ जाओ, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी बैच में जाके पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। और वो बच्चा नेक्स्ट टाइम से पूछेगा ही क्यों, तुमने उसका कॉन्फिडेंस ही इतना नीचे गिरा दिया कि वो पूछेगा ही नहीं तुम्हें। और अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम उस पर वो करेगा कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, भाई तुम्हारी गलती है, इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हमारे केमिस्ट्री में। तो मैं इतना बताना चाहूँगी, जितना केमिस्ट्री आज तक मुझे आता है वो मेरी मेहनत का आता है। मैथ्स और फिज़िक्स का क्रेडिट मैं सर को भी देना चाहूँगी, पर कोचिंग को नहीं देना चाहूँगी ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने तो बहुत वादे किए थे। हमारे जो सेंटर हेड थे उन्होंने तो बहुत वादे किए थे, ये होगा, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था। काफ़ी टेस्ट की भी मैं बोल सकती हूँ, अगर कोई टीचर नहीं आया तो दूसरा टीचर, मतलब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी। बट सब्जेक्ट वाइज देखने जाओ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया किस किस टीचर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, बट केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके अलावा अभी मैं काउंट भी भूल चुकी हूँ, 5th या जो भी है, 4th 5th मिस्टेक,
तो वो है किया। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कीजिए प्लीज़ गाइस। एनसीईआरटी आपको पूरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। आप ऐसा सोचोगे कि मैं तो पहले जेई के पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करूँ, नहीं। अगर तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, अगर तुम्हारे फैकल्टी ने तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो ओ माय गुडनेस सो हार्ड, अगर तुम्हारे फैकल्टी ने चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया है, तो तुम उसकी एनसीईआरटी पहले करो, उसके बाद तुम जे की पीवाईक्यूज़ पे जाओ। डायरेक्टली जे के पीवाईक्यूज़ पे जंप मत करो, क्योंकि तुम्हें वो 12th के जब तुम्हारे बोर्ड आएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। मुझे भी समझ में आया था गाइस, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि तुम उस पर डायरेक्टली जंप मत करना। तुम पहले एनसीईआरटी देखो, उसके पीवाईक्यूज़ करो, उसके सम्स करो, उसके एमसीक्यूज़ करो। अगर तुम सीबीएसई में हो सीबीएसई के करो, जीएसईबी में जीएसईबी की अभी बात करूँ तो जीएसईबी के करो। उसके बाद तुम जेई के पीवाईक्यूज़ पे जाओ, वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। बोर्ड्स के रिलेटेड भी, जेई के रिलेटेड भी। जेई के काफ़ी जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो सर समझाते भी नहीं है, मतलब वो बहुत सिंपल होते हैं, वो थोड़े खुद की दिमाग से भी तुम्हें आना चाहिए, तो वो तुम्हें उसमें से आएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मतलब एनसीईआरटी पहले करो, तुम जेई का भी छोड़ो, तुम पूरी एनसीईआरटी। मैथ्स में अभी तुम इंटीग्रेशन देखोगे, 10 एक्सरसाइज तो है ही, और उसमें भी काफ़ी सम्स है, मतलब एवरेज पकड़ो तो 22-23 सम हर एक एक्सरसाइज में है। तो वो देख के ऐसा हो जाए कि नहीं ये नहीं करना है, मैं तो एनसीईआरटी मतलब मैं पीवाईक्यूज़ करूँगा जेई के। बट पहले एनसीईआरटी करना, वो काफ़ी फ़ायदा कराएगी एक्चुअली में। उसके अलावा जो मिस्टेक मैंने की थी वो था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ऑप्शन दिया था, और क्योंकि उनका ऐसा था कि तुझे जो स्ट्रीम चूज़ करनी है वो तू कर सकती है। मुझे पहले से साइंस करनी थी। अभी उनका ऐसा था, मुझे जो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है उसमें केमिस्ट्री का कुछ काम नहीं आएगा, उसमें फिजिक्स कुछ काम नहीं आएगा, जिस फील्ड में मुझे जाना है, ठीक है। मुझे 2 साल ऐसा ही लगा कि मैं क्यों ही पढ़ रही हूँ, मैं क्यों ही केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं क्यों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं अल्कोहल फिनोल ईथर उसकी प्रिपरेशन, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी प्रिपरेशन क्यों पढ़ रही हूँ, जब मैं जो स्ट्रीम में जाने वाली हूँ उसमें मुझे ये आने ही नहीं वाला। मुझे मेरे पेरेंट्स ने ऑप्शन दिया था कि भाई तू डिप्लोमा कर ले, हम तुझे डिग्री तो करा नहीं वाले, उसके बाद जो आगे का पढ़ना होता है वो पढ़ लेना। अभी उसमें मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उसका इतना रिसर्च नहीं किया। मुझे ऐसा शायद ऐसा होता है कि डिप्लोमा करते तो उसमें चूज़ करना होता है कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे ऐसा पता है कि भाई अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना है तो तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का चूज़ कर सकते हो शायद, ठीक है। तो वो मैं कर सकती थी। वो मेरा जब 11th कंप्लीट हुआ, 12th के मिड में मुझे लगा कि भाई, क्योंकि मेरे 10th में अच्छे थे तो मुझे काफ़ी अच्छी कॉलेज में मिल जाता, तो मुझे ऐसा था कि मैं अगर वो कर लेती तो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा ईजीली मेरा हो जाता, क्योंकि उसमें भी तुम्हें मार्क्स तो चाहिए होंगे, क्योंकि डिग्री के बाद आई गेस क्या फिर डिप्लोमा के बाद उसके मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें दूसरी कॉलेज में डिग्री करने को मिलेगा, ऐसा कुछ होता है। बट तुम वो 2-3 साल जो तुम डिप्लोमा करोगे उसमें तुम उसमें नहीं रहोगे, क्योंकि आधे बच्चे जेई कर रहे हैं, आधे बच्चे बोर्ड्स का कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं मैं वो कर रही हूँ। मतलब वो सारा इतना, तो तुम्हारे वो 3 साल अच्छे से निकलेंगे और तुम्हें पता चलेगा तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैंने वो चूज़ नहीं किया था, बिकॉज मुझे तो था मैं तो आईआईटी बॉम्बे में ही जाऊँगी, मेरे पास तो बहुत सारी आईआईटी के ऑप्शंस हैं, तो भी मैं तो आईआईटी बॉम्बे में ही जाऊँगी, मैं तो दूसरी कोई आईआईटी चूज़ ही नहीं करूँगी। मुझे ऐसा सब था जो छोड़ते, कुछ बोलने लायक है ही नहीं। तो मतलब तुम थोड़ा ऑप्शंस तुम्हारे दिमाग में लगा के चलना कि भाई ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन मैं देख सकती हूँ, देख सकता हूँ। तो मुझे बस आईआईटी जिसको जाना है वो जाए यार, मैं उसकी बात कर ही नहीं रही, बट दूसरे सारे काफ़ी ऑप्शंस है जिसमें तुम्हारा दिमाग लगा के भी अच्छा कर सकते हो, तो वो तुम देख लेना। उसके अलावा मैं बोलूँगी मॉड्यूल्स, अगर आपकी मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छी है तो कोई बात नहीं है आपकी कोचिंग की, बट अगर नहीं है तो ट्राई टू यूज़ सम अदर सोर्सेज ऑल्सो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अलग अलग सोर्सेज पे जाओ, अलग अलग बुक्स की प्रैक्टिस करो, बट थोड़ा मॉड्यूल पे देखना। अगर मॉड्यूल में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हो कि भाई तुम्हें समझ में नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरी मॉड्यूल्स ऐसी थी, मैं जस्ट एक कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉड्यूल में से एकदम फालतू के क्वेश्चन है, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन कोचिंग की मॉड्यूल मिलती है काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और
तो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। तो तुम्हें थोड़ा बुक्स का भी रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छी बुक्स, अगर तुम बहुत सीरियस हो। क्योंकि मैंने तो भाई HC वर्मा ले ली है, अरिहंत की केमिस्ट्री की, JEE की PYQs की मेरे पास पड़ी है। उसके अलावा वो क्या थी, एक फिज़िक्स की भी एक बहुत अच्छी वाली PYQs की बुक पड़ी है मेरे पास। वो सारी मैंने खरीद ली, मैं पढ़ी है। मैंने एक भी बार कुछ सॉल्व नहीं किया है, पूरी नई की नई है, इतनी नई बुक पड़ी है मेरे पास। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि इससे अच्छा मैं कुछ ऐसा खरीद लेती जो मुझे काम में आ जाता अभी। वो सारी बुक्स मेरे पास पड़ी है, तो वो थोड़ा वो अच्छी बुक्स है, पर मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो तुम थोड़ा तुम्हारे उस पर भी, क्योंकि सर बोलेंगे कि एक PYQs की बुक तो होनी ही चाहिए तुम्हारे पास, पर थोड़ा देख लेना, तुम्हें करना है वो थोड़ा ऐसे देख के करना। सो या वही है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय।